दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जिस देश में 15 सालों से जनगणना नहीं हुई, जिस देश के अंदर एसआईआर के नाम पर तो कभी डिमोनेटाइजेशन के नाम पर लाइन में खड़ा कराने की प्रक्रिया अनवरत रूप से किसी न किसी बहाने जारी हो, जिस देश में डिलिमिटेशन के पहले जनगणना जरूरी है, उस काम के पहले वन नेशन वन इलेक्शन जैसे विधेयक को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो और उस देश की संसद में तमाम जरूरी सवालों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर 10 घंटे की चर्चा के लिए संसद का समय निर्धारित हो और गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डूबना, 2 लाख से अधिक यूनिट्स का बंद होना, इन सब मुद्दों को दरकिनार करते हुए और इन मुद्दों के लिए शायद 2 घंटे भी निर्धारित ना हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व गुरु और अमृत काल जैसे शब्दावलियों के साथ आपके अंदर लोकतंत्र के बीज को कमजोर करने के लिए किस तरह का षड्यंत्र या किस तरह का खेल राष्ट्रवाद के नाम पर, चुनावी राष्ट्रवाद के नाम पर आपके साथ खेला जा रहा है। लेकिन यदि इस खेल में विपक्ष को कमजोर करने की एक पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आए और विपक्ष को कमजोर करने के लिए चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कोई और राज्य हो, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो संसद के अंदर 234 सीटों के साथ जनता ने जिस इंडिया अलायंस को दिल्ली भेजा था, उन 234 सांसदों की पार्टियों के बीच में दरार की बुनियाद यदि साफ तौर पर एसआईआर के डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाई देने लगे, तो राहुल गांधी की कोशिशें और राहुल गांधी के एजेंडे को लेकर विपक्ष जब आगे बढ़ने की कवायद कर रहा था, तो क्या उस एजेंडे से तमाम दूसरे दल अलग हो चुके हैं? दरअसल बिहार चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, कांग्रेस में टूट का संकेत दिया था। लेकिन कांग्रेस में टूट के पहले इंडिया गठबंधन में टूट की बुनियाद डाली जा रही है। सवाल जब जनता के उठने लगे, सवाल जब 10,000 रुपए से भी शांत नहीं होने वाले हों और उन सवालों के इर्द गिर्द इस देश का एक विशाल मध्य वर्ग, जो अब मध्य वर्ग से कहीं नीचे जाकर बीपीएल और एपीएल की श्रेणी में जूझता हुआ नजर आए और खुद सरकार ही ऐसे लोगों को, इस देश के लगभग 60% लोगों को 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर लेकर आ जाए, तो उस परिस्थिति में विपक्ष का टूटना दरअसल मध्य वर्ग से लेकर गरीबों के सपनों का मर जाने जैसी स्थिति को उत्पन्न करता है। तो क्या उस स्थिति को पैदा किया जा रहा है? राज्य दर राज्य आपको गिनाते चलें, लेकिन उसके पहले चूंकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के अंदर जिस प्रकार की भूमिका दिखाई देनी चाहिए, वो भूमिका संसद के अंदर साफ तौर पर आज दिखाई दी, जब बिहार चुनाव के बाद लग रहा था कि और ज्यादा मजबूती से इंडिया गठबंधन सामने आएगा। लेकिन आज एसआईआर को लेकर जब कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के कुछ दल अपनी तरफ से संसदीय व्यवस्था के अनुरूप वहां प्रदर्शन कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी की भूमिका वहां सांकेतिक से ज्यादा नजर नहीं आ रही थी। अखिलेश यादव खुद भी मौजूद नहीं थे और उत्तर प्रदेश से पहले से ही खबरें आ रही है कि कांग्रेस और सपा की राहें जुदा हो सकती है। अब जरा पड़ोस के राज्य बिहार में चले, तो बिहार में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच के संबंध कैसे हैं, उसकी बानगी यदि देखनी हो तो बिहार के चुनाव में जो फ्रेंडली फाइट कुछ सीटों पर हुई, वो ये कहने के लिए काफी है कि बिहार के अंदर चुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लड़ा गया। अब कांग्रेस की कमजोरियों की वजह से नहीं लड़ा गया या राष्ट्रीय जनता दल की जरूरत से ज्यादा ताकत की वजह से नहीं लड़ा गया, ये अब राजनीतिक विश्लेषक अपने हिसाब से विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत गंभीरता के साथ चुनाव नहीं लड़ा गया। गंभीरता से लड़ा जाता तो फ्रेंडली फाइट नहीं होती। और आज जो नजारा दिखा है कि अभी 3 दिन का विधानसभा का सत्र बाकी है, महज 2 दिन पूरे हुए हैं, विधायकों की शपथ और स्पीकर के चुनाव के सिवा विधानसभा में कुछ भी नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली है। तेजस्वी यादव पटना की जगह दिल्ली पहुंच गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानमंडल और विधायी व्यवस्था के अंदर इंडिया गठबंधन के दल क्या निराशा इतनी हावी हो चुकी है कि दिल्ली पहुंचना, पटना छोड़ना, सदन छोड़ना ज्यादा जरूरी हो गया है। सबसे गर्म मुद्दा पड़ोस के राज्य झारखंड का है
और झारखंड के मुद्दे के तार भी बिहार से जुड़ रहे हैं तो राज्यसभा चुनाव से भी जुड़ रहे हैं। आखिर कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसमें हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में चर्चा चलने लगी कि वो बीजेपी के साथ जा सकती है। मैंने अपने स्तर से इसे पता लगाने की कोशिश की तो कोई पक्की खबर तो नहीं आई कि बीजेपी के साथ वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात जरूर दिखाई दी कि कांग्रेस पार्टी के साथ संबंधों में अब बहुत गर्मजोशी नहीं रह गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि हेमंत सोरेन ना भी जाए तो कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाते दिखे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से उन्हें उस तरह के ही लॉजिस्टिक्स और संसाधन मुहैया करा सकती है जिस तरह के चंद्रबाबू नायडू को मुहैया कराए जा रहे हैं। अगर इस तरह का कोई चुग्गा फेंका गया हो तो बात अलग है, लेकिन बिहार चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी 2 या 3 सीटें चाहती थी, वो सीटें उन्हें नहीं मिली और नतीजा ये हुआ कि हेमंत सोरेन की पार्टी ने बिहार चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बंगाल के चुनाव में जंगल महल के इलाके में ममता बनर्जी के लिए हेमंत सोरेन की कितनी अहमियत है ये सभी जानते हैं, लेकिन इन सब के बीच हेमंत सोरेन की पार्टी एक ट्वीट भी करती है। जेएमएम के ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से ट्वीट किया जाता है, झारखंड झुकेगा नहीं। थोड़ी देर पहले ट्वीट किया गया है, झारखंड झुकेगा नहीं। अब कहां नहीं झुकेगा? क्या इस तरह के रूमर को शांत करने की कोशिश है या फिर इंडिया गठबंधन के अंदर ही झुकने झुकाने का खेल चल रहा है जिससे निजात पाने की कोशिश है? यह वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस थ्योरी पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां इस हालत में है कि अपने अलायंस पार्टनर को झुका सके, लिहाजा उधर ध्यान नहीं दिया जा सकता। लेकिन यह बात भी सच है कि झारखंड के राज्यसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन एकजुट रहता है तो इस वर्ष मार्च में होने वाले राज्यसभा चुनाव में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन अगर थोड़ी सी भी अपनी गर्मजोशी कम करता है तो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 21 विधायक है वो 28 विधायकों के नंबर तक पहुंचकर एक सांसद को राज्यसभा भेजने में कामयाब हो सकती है। तो क्या ये खेल, ये कवायद राज्यसभा के अंदर अपनी ताकत को 2 की जगह 1 ही सही लेकिन बनाए रखने की है? इस वजह से ये खेल चल रहा है, किसी भी रूप में इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदायक है। अब जरा झारखंड से अलग हटके महाराष्ट्र को देखने की कोशिश करें तो महाराष्ट्र में भी यही देखना होगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से क्या एकनाथ शिंदे को राजनीतिक तौर पर उस हालात में पहुंचाने की तैयारी के लिए गठजोड़ के संकेत दिए जा रहे हैं ताकि शिंदे को किनारे करने के साथ साथ उद्धव ठाकरे को उनकी पार्टी का नाम और सिंबल वापस दिलाया जा सके। आजकल नाम और सिंबल वापस दिलाने का काम जिस संस्था का है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो संस्था भी दिल्ली की सत्ता में जो बैठा हुआ है उसके इशारे पर काम करती है। चाहे शरद पवार की पार्टी का नाम और सिंबल दोनों अजीत पवार को दिए जाने का मामला हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे को दिए जाने का मामला हो, यही खेल वहां चलने की तैयारी हो रही है। ऐसी खबरें हैं। बिहार के बारे में भी ये खबरें आती रहती है, यदा कदा आती रहती है कि जनता दल यूनाइटेड में एकनाथ शिंदे ढूंढने के लिए एक खुली छूट दे दी गई है कि किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जिसे एक स्टॉप गैप मुख्यमंत्री के तौर पर आने वाले समय में उसे बिहार में इंस्टॉल किया जा सके, उसे बिहार में पदस्थापित किया जा सके और फिर भारतीय जनता पार्टी उसके बाद धीरे धीरे अगले 2-2.5 सालों में आगे बढ़कर अपना मुख्यमंत्री बनाए। यह थ्योरी भी बिहार के अंदर चलती रहती है। लेकिन इस थ्योरी से अलग हटकर यदि प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक तौर पर देखने की कोशिश करें तो क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है उस भूमिका में दिल्ली से संसाधन मिलना और जीएसटी एक्ट के बाद की परिस्थितियों में दिल्ली के सामने कटोरा लेकर खड़े रहने की जो मजबूरी राज्य सरकारों की हो गई है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें हैं कि कांग्रेस टूट जाएगी या इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, उस थ्योरी को मजबूत करने में एक मजबूत कारण के तौर पर जरूर दिखाई देने लगी। कितनी चीजें एक साथ गिनाई जाए। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से ज्यादा सीटें मांग रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 30 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी खबरें भी आती रहती है। बिहार में तेजस्वी यादव भी 30-35 से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी का खुद का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, लिहाजा कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए इस बार कम से कम वो दोष नहीं दे सकते कि कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं बनी। अगर फ्री एंड फेयर
अगर स्वतंत्र चुनाव हुआ है बिहार के अंदर, निष्पक्ष चुनाव हुआ है, अगर उस निष्पक्ष चुनाव को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि निष्पक्ष हुआ है, तो उस स्थिति में तेजस्वी यादव की पार्टी का प्रदर्शन खुद का भी बहुत खराब रहा है। लेकिन एक बुनियादी सवाल भी है कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी जो चाहती है वो हो रहा है। इस देश के अंदर मतदाताओं को, वोटर्स को, आम आदमी को किसी न किसी तरह से सांप्रदायिकता की अफीम सुंघाई जा सकती है। पहले भी सुंघाई गई है, बाद के दौर में भी सुंघाई गई है, माना जा सकता है। लेकिन राजनीतिक दलों को कौन सी अफीम ऐसी सुंघा दी गई है कि राजनीतिक दल अपनी एकजुटता का सार्वजनिक प्रदर्शन करने से लंबे अरसे से कतराते रहे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी घोषित तौर पर इंडिया गठबंधन से खुद को अलग रख रही है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर कहीं ना कहीं उसके वोटर्स की, जिस समाज का जन समर्थन आज भी उसके पास इतना है कि एक राज्य में सरकार और एक राज्य में मुख्य विपक्षी दल है, वो वोटर्स दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाले मिजाज का है। लिहाजा वो बीच की लाइन ले नहीं सकती। वो इंडिया गठबंधन में रहे या ना रहे, उसे भाजपा विरोध के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा ही होना होगा। यही स्थिति आप देखें तो ममता बनर्जी की भी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन में रहे या ना रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ दिल्ली में उन्हें खड़ा होना होगा, क्योंकि उनके वोटर्स का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को देखना भी पसंद नहीं करता। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी क्या इस तरह की कुछ दिक्कतें हैं जिन दिक्कतों को राहुल गांधी नहीं पहचान पा रहे, और इसी वजह से राहुल गांधी का एजेंडा सफल होने की बजाय नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एजेंडा सफल हो जाता है। कहां से शुरू किया जाए? 2024 की शुरुआत में, चुनाव के ठीक पहले, इंडिया गठबंधन के शिल्पकार माने जाने वाले, आर्किटेक्ट माने जाने वाले नीतीश कुमार इन चुनाव के मौके पर साथ छोड़कर चले गए। क्या कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी जिम्मेदारियों से बच सकती? क्या उस जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों बच सकते हैं जो बिहार में सीट शेयरिंग के दरमियान हुआ? और जो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने खड़ा होता है कि अखिलेश यादव हो या हेमंत सोरेन हो, ममता बनर्जी हो या तेजस्वी यादव हो, इन सभी पार्टियों के साथ जब अलायंस की बात होती है तो सवाल यही पूछा जाता है कि अलायंस की पॉलिटिक्स गिव एंड टेक के लिए होती है। अलायंस की पॉलिटिक्स इसलिए होती है ताकि वोटों का बंटवारा भी रोका जा सके और दोनों पार्टियों के कोर वोटर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक विनिंग कॉम्बिनेशन का निर्माण भी कर सके। तो इन 3, 4, 5 राज्यों में, उत्तर भारत से लेकर बंगाल तक ये सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस का वोट कहां है? कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर कौन है जो अलायंस के साथ जुड़कर विपक्षी गठबंधन को जिता देगा? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है और इस सवाल का जवाब 10 साल यूपीए के सत्ता में रहते हुए न तो सोनिया गांधी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष दे पाई संतोषजनक जवाब, और न ही उसके बाद राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे दे पा रहे हैं। अब राहुल गांधी जितने जनता के सवालों को उठाते हैं, निश्चित तौर पर इस बात को एक नजीर के तौर पर देखा जाना चाहिए कि जनहित के मुद्दों को लेकर चलने वाला आज की तारीख में संसद के अंदर राहुल गांधी से ज्यादा मुखर कोई सांसद नहीं हो सकता। लेकिन एक सांसद के तौर पर, एक नेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर जनता के, आम जनता के मुद्दों को उठाना, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, प्राइमरी सेक्टर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे किसान हो, हर सेक्शन के मुद्दों को लेकर के वो सामने आते हैं। चाहे पेशा कानून हो, एससी एसटी एक्ट हो, ओबीसी का मुद्दा हो, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, आरक्षण का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी आगे आते हैं। लेकिन उन मुद्दों के आधार पर एक कोर वोटर का सेक्टर क्रिएट नहीं कर पाना कांग्रेस पार्टी की बड़ी विफलता है। और इस बड़ी विफलता का कारण क्या है? इस बड़ी विफलता का कारण यह है कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी कमजोर है, खासकर हिंदी भाषी भारत की यदि बात करें, उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी कमजोर है तो कांग्रेस की हालत क्या है? अब जरा आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 राज्यों की केस स्टडी हम आपके सामने रखे, तीनों बड़े राज्य हैं उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। इन 3 राज्यों में कुल जमा 145 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, मोदी की लहर चल रही थी, उस मोदी लहर में भी भारतीय जनता पार्टी ने, अलायंस पार्टनर का जिक्र मैं नहीं कर रहा,
भारतीय जनता पार्टी ने 118 लोकसभा सीटें जीती थी 145 में, और इसके अलावा अलायंस पार्टनर तो 15-20 सीट जीते ही थे। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 2014 में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 4 सीटें मात्र मिली, 2 उत्तर प्रदेश में और 2 बिहार में, राजस्थान में खाता तक नहीं खुला। कुल जमा 4 सीटें इन 3 राज्यों में। अब 2024 में जब भाजपा यहां बुरा हारती है, तो भारतीय जनता पार्टी 118 से घटकर बेहद कम सीटों पर 14, 12, 26 और 33, 59 सीटों पर आकर रुक जाती है। यानी सीधे सीधे हाफ हो जाती है, 118 से 59 सीधे 1/2 हो जाती है इन तीनों राज्यों में। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सीटें कहां बढ़ती है? सीटें बढ़ती है अखिलेश यादव की। कांग्रेस पार्टी की सीटें राजस्थान में 8 सीट जरूर हो जाती है, यूपी में 6 सीट जरूर हो जाती है, और बिहार में 3 सीट, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास मात्र आती है, 4 से बढ़कर 17। और वो 17 भी यदि राजस्थान को छोड़ दे तो बिहार और उत्तर प्रदेश में गठबंधन के बूते आती है, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के बूते आती है। तो ये सवाल है कि कांग्रेस अपना कोर वोट बैंक क्यों नहीं क्रिएट कर पा रही, क्यों नहीं उसे खड़ा कर पा रही है, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर किसे जिम्मेदार माना जाए? क्या उन लोगों को जो उत्तर भारत के राज्यों में प्रभारी बनाकर या किसी टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाकर भेज दिए जाते हैं और यहां के समाज की रत्ती भर भी जानकारी नहीं रखते और पार्टी खड़ी करते हैं, या फिर किसी संस्था से निकले हुए कुछ तेज तर्रार नेताओं को, तेज तर्रार माने जाने वाले नेताओं को युवा नेता और भविष्य का नेता मानकर भर लिया जाता है, लेकिन जमीनी राजनीतिक समझ उनकी एकदम जीरो होती है। ये सब बड़े कारण है कि कांग्रेस पार्टी अपने फंडामेंटल्स पर ध्यान नहीं दे रही, और जब तक कांग्रेस पार्टी अपने फंडामेंटल्स पर ध्यान नहीं देगी, तब तक इस देश के अंदर मध्य वर्ग और गरीबों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, आप सबको पता है कि बीजेपी की नीतियां क्या है। बीजेपी की नीतियां इस देश के बड़े कॉरपोरेट घराने के समर्थन में आज भी है, और जब गठबंधन का दौर था अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, तब भी था। बालकों का विनिवेश कौन भूल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक को आदेश देना पड़ा कि जिन कंपनियों का निर्माण संसद ने कानून बनाकर किया है, उन कंपनियों को बिना संसद की मंजूरी के बेचा नहीं जा सकता या उनमें विनिवेश नहीं किया जा सकता। उस दौर में भी एक कॉर्पोरेट फ्रेंडली रवैया था, आज भी एक। आज तो सत्ता ही कॉर्पोरेट की है, या कॉर्पोरेट की सत्ता है, या सत्ता का कॉर्पोरेट है। इन दो बातों पर ही बहस हो सकती है, लेकिन सत्ता और कॉर्पोरेट के गठजोड़ के ऊपर अब जो पर्दा उठ गया है, उस पर्दे को ढकने की कवायद न तो सत्ता कर रही है और न ही उसे करने की जरूरत है। आम जनता भी उसे साफ साफ देख रही है। लेकिन इस स्थिति में इन तमाम मुद्दों को मजबूती से उठाना और इन मुद्दों के पीछे एक कोर वोट बैंक खड़ा करने की रणनीति पर लगातार विफल होते जाना, जो कांग्रेस की यह विफलता है, इसका सीधा फायदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को मिल रहा है। सीधा फायदा मिल रहा है कि 10,000 रुपए बांट देने हो, 5 किलो राशन के सहारे सत्ता चलाने की कोशिश हो, उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। पूरी तरह से जिस प्रकार की राजनीति अभी चल रही है, उसमें इंडिया गठबंधन को बिखेरने की रणनीति जो दिल्ली से बनती हुई दिख रही है, उसके बिखरने के पीछे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों की, यूं कहें कि चाणक्य नीति की एक बड़ी भूमिका हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के अपने दलों और खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर दूरदृष्टि की कमी को हम इससे इनकार नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे पर मुगालते में रहने की आदत है, लेकिन क्या यह मुगालता आगामी यूपी चुनाव तक बना रहेगा? बिहार चुनाव के झटके को बहुत बड़ा झटका मानते हुए आगे क्या इंडिया गठबंधन ने कोई तैयारी की है? फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बिखराव की यह प्रक्रिया यदि अनवरत रूप से जारी रही, तो वन पार्टी सिस्टम के अंदर ये देश यदि 1952 और 57 की तरह चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 1952 और 57 में आजादी के बाद पहले 2 चुनाव में इस देश के अंदर वन पार्टी सिस्टम तो था, कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार था, लेकिन उस एकाधिकार के दौर में लोकतंत्र के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाली लीडरशिप कांग्रेस के पास थी, जिसने विपक्ष से लेकर अलग अलग सिविल सोसाइटीज और समाज के दूसरे सेक्शन को इतनी तवज्जो दी कि इस देश के अंदर विपक्ष भी खड़ा हो पाया
और लोकतंत्र भी सही मायनों में अपनी पहचान के साथ आम जनता के बीच मजबूती से जम पाया। आज उस लोकतंत्र की जड़ों को सिंगल पार्टी डोमिनेंस के माध्यम से, एक दलीय व्यवस्था के माध्यम से, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे नैरेटिव के माध्यम से, राशन बांटो योजना के माध्यम से और उस पर चुनावी हिंदुत्व का तड़का लगाने के माध्यम से जो कवायद चल रही है, वो इस विपक्ष के साथ मजबूत ताकत के साथ यदि पूरा नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर नाकामी विपक्ष की है। एक और बड़ी नाकामी है, उसका बड़ा कारण यह है कि जब 234 सीटें मिल गई, कुछ निर्दलीय और दूसरों को मिलाकर 242 से 245 सांसद हो गए, तब इस देश के अंदर वैकल्पिक सरकार बनाने या बनवाने की कोशिशें अब तक क्यों छोड़ रखी है विपक्ष ने। ममता बनर्जी वैकल्पिक सरकार की तरफ आगे बढ़ना चाहती थी, अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ना चाहते थे, तो क्या शिवसेना के अंदर भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर एकनाथ शिंदे ढूंढ सकती है, लेकिन ये मौजूदा विपक्ष आज का एनडीए गठबंधन के अंदर एकनाथ शिंदे नहीं ढूंढ सकता। ये एक बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं से साफ जाहिर होता है कि रणनीति के स्तर पर दिक्कत है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा अपने एजेंडे को लागू करने में दिक्कत नहीं आ रही है। देखते हैं ये सिस्टम और इस सिस्टम के सहारे चलने वाली सत्ता कब तक अपनी मनमानी के सहारे इस देश को, संसद को, सिस्टम को, व्यवस्था को और इस सब से आगे बढ़कर नागरिक समाज को अपने एजेंडे के सहारे हाँकने की कोशिश करती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।